हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हमने डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है। अब समय आ गया है कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। चलिए ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने कवर क्या क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश की। देन वी टॉक्ड अबाउट फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं और इनका क्यों रेलेवेंस है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सम आर्ग्यूमेंट्स दैट आर फॉर डेमोक्रेसी। एंड इन द एंड वी टॉक्ड अबाउट ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पॉलिटिकल लाइफ में और अपनी इकोनॉमिक लाइफ में भी। चलिए सबसे पहले हम एमसीक्यू से शुरू करते हैं और सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या प्राइमरी फीचर हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रूल बाय अ सिंगल individual, and then we have second option rule by elected representatives, and in the third option we have कि कोई राजा या रानी ही रूल करेगा, and in the end we have rule by a religious leader। जैसा कि आप सबको पता ही है we have second option, वो है rule by elected representatives। मतलब डेमोक्रेसी में वही लोग रूल कर सकते हैं जो इलेक्ट किए हों। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सपोर्ट करता है। सबसे पहला ऑप्शन है कि केवल एक पार्टी अलाउ की जानी चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड देन वी हैव इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए। एंड थर्ड ऑप्शन है सिटीजन को वोट करने के लिए फोर्स किया जाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है द रूलिंग पार्टी ऑलवेज विंस। जैसा कि आपको पता ही है वी हैव द सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। इलेक्शंस को हमेशा रेगुलरली कंडक्ट कराना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पार्टी लंबे टाइम तक पावर में है और कुछ पार्टियां कम समय तक रूल कर पा रही हैं। लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। इन अ डेमोक्रेसी the principle of one person, one vote, one value implies। लास्ट सेशन में ही हमने इसके बारे में बात की थी, तो आप ये इजीली आंसर कर देंगे। सबसे पहला ऑप्शन ईच पर्सन कैन वोट मल्टीपल टाइम्स, जो कि आप जानते हैं कि नहीं होगा। वोटिंग इज मैंडेटरी। क्या वोटिंग मैंडेटरी है? इंडिया में तो ऐसा नहीं है। देन वी हैव ओनली द वेल्दी कैन वोट, एंड इन द एंड we have an option every vote has a equal weight, जो कि आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी। जुडिशरी डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टू मेक लॉज, टू इम्प्लीमेंट लॉज, टू interpret and protect laws, and fourth to conduct elections। लास्ट पॉइंट तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है। तो हमारे पास आंसर है टू इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट लॉज। नाउ लेट्स कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी। जैसा कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कई सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनमें से कुछ राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के लिए। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड द सेकेंड ऑप्शन वी हैव राइट टू एजुकेशन, ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है। थर्ड ऑप्शन है राइट टू ओन स्लेव्स।
क्या आपको लगता है कि आप स्लेव्स रख सकते हैं? एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। अब आपको पता ही चल गया होगा कि थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए अब हम थोड़े से शॉर्ट आंसर्स को लिखने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट आंसर्स लिखे भी कैसे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी क्या होती है? आप सिंपली बोलेंगे रूल बाय पीपल, बट क्या ये सफिशिएंट डेफिनेशन है? चलिए डिटेल में देखते हैं। जब आप डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे आप डेली लाइफ में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर और डिटेल में देखने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट आपकी अकाउंटेबल होनी चाहिए, देन इंडिविजुअल्स के पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में भी आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो बस सिंपल सा आंसर है कि सारे लोगों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए और उनकी वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को क्लास, कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेस पर सेग्रीगेट कर दे रहे हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेसी? जैसा कि आप जानते ही हैं, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रूल ऑफ लॉ का ही सिग्निफिकेंस होता है डेमोक्रेसी में। कोई भी आर्बिट्रेरीली कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट कुछ ऐसा करना चाहे जो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, लोगों के फेवर में नहीं है, तो इसे अवॉइड किया जाए। तो इसमें वही चीज आ जाती है कि सारे लोग सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल हैं अंडर द लॉ। इसका मतलब है कि लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है। चलिए अब लॉन्ग आंसर्स की ओर बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स इन डेमोक्रेसी। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का क्यों डेमोक्रेसी में रेलेवेंस है? क्यों जरूरी है कि हम डेमोक्रेसी में हमेशा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं? तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में आपको बात करनी है कि फंडामेंटल राइट्स लोगों के राइट्स को इंश्योर करते हैं और ये मेंटेन करते हैं कि सिटीजन्स की डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस रहे, लोगों के द्वारा ही चीजें ऑर्गेनाइज हों और डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा ही रन किया जाए। ये सिग्निफिकेंस होता है डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स का। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कहीं पे भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ बोल सकें, आप अपने आप को मोबिलाइज कर सकें, ग्रुप्स फॉर्म कर सकें। ये सारी चीजें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आते हैं। देन वी हैव राइट टू इक्वलिटी। सभी लोगों के पास इक्वल राइट होना चाहिए वोट डालने का और उसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी व्यक्ति, पार्टी या इंस्टीट्यूशन आपको फोर्स ना करे कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट करें या उसके हिसाब से चलें। आप जिस रिलीजन को चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसे फॉलो करें। एंड देन वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके राइट्स उनका हनन हो रहा है तो फिर आप कोर्ट जा सकें। यह है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देन यू हैव राइट टू एजुकेशन। जितने लोग इस कंट्री के सिटीजन हैं उन्हें राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है ताकि वो आगे बढ़ सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है डिस्कस द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन डेली लाइफ, सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये चीज हमने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी।
तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि लास्ट सेशन को अच्छे से देखें और उसे समझें। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। तो डेमोक्रेसी केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता है, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी सोशल स्पेस में इसके बारे में बात कर सकते हैं। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू जस्टिस, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें क्या करती हैं? आपकी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ताकि आप अपनी बात रख सकें, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। देन वी हैव सोशल इक्वालिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और बहुत ही ज़्यादा कल्चरली रिच है, तो इसमें सारे लोगों का से होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ब्रॉडर मीनिंग में आ जाती हैं और आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड इन द एंड वी हैव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसमें आपके लेबर राइट्स होते हैं। आप यदि कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपके कुछ राइट्स हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए जो कि जस्टिफाइड हो। देन वी हैव रिसोर्सेज एज वेल। कंट्री के जो भी कॉमन रिसोर्सेज हैं उस पे सारे सिटीजन का इक्वल हक है। ये थे हमारे अभी तक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप अभी तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब हमारे पास आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है और उसे अपनी नोटबुक में इलैबोरेट करना है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।